हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन बायोलॉजी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का एक और चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। देखिए फ्रेंड्स, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न को समझने से पहले आपको छोटी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका शरीर सेल से मिलकर बना होता है और उसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और कंटिन्यूसली क्या होते हैं, उसके अंदर डिवीज़न होती रहती है। एक सेल से एक से दो, दो से चार कंटिन्यू बनते रहते हैं, जिससे क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। सेल के डिवीज़न से ही हम कहते हैं कि सेल की डिवीज़न कंटिन्यू हो रही है। इससे हम पता लगा लेते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। ठीक है। अब देखिए, सेल की डिवीज़न किस तरीके से होती है, इसी चीज़ को हम आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, पूरे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल को पहले समझिए। सेल साइकिल को समझने से पहले, इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, एक डायग्राम है, इस डायग्राम को पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम है। ये एक छोटा सा आपके सामने एक सेल मैंने बना रखा है। ये देख रहे हैं कि सेल के अंदर सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। फिर ग्रोथ होने के बाद देखिए सेल की साइज़ बढ़ गई और उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या है, डीएनए डबल हुआ। जब ग्रोथ होने के बाद जब सेल की साइज़ बढ़ जाती है तब उसको क्या डिवाइड होने का जब नंबर आता है तो फाइनली क्या है, उसकी डीएनए डबल होती है। डीएनए डबल होने के बाद अब यहाँ से क्या है, ये डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल के अंदर। दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है एक साइकिल की तरफ कंटिन्यू चल रही है और यहाँ पे सेल डिवीज़न की प्रोसेस कंटिन्यू आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेल डिवीज़न के अंदर फ्रेंड्स आपको दो तीन चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको सेल डिवीज़न, सेल के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, फिर डीएनए डबल, उसके अंदर की डीएनए डबल होती है, फिर उसके बाद सेल डिवाइड होती है दो डॉटर सेल के अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है, जेनेटिक मटेरियल के अलावा जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं वो ऑर्गेनल्स भी डबल डबल डिवाइड होते हैं, एक से दो होते हैं, ताकि फ्रेंड्स जब सेल को डिवाइड होना होता है एक से दो में तो दोनों चीज़ें दोनों के अंदर बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इट इज़ अ सिक्वेंशियल इवेंट। ये एक ऐसा इवेंट होता है, सीक्वेंस में चलता है, जिसमें क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यानी इसमें डीएनए की डुप्लीकेशन होती है और बाकी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल के अलावा आपने देखा होगा कि सेल के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसके बाहर जो साइटोप्लाज्म के अंदर और भी ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, ये सब देखने को मिलता है। तो ये भी क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं और फाइनली क्या होते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं दो डॉटर सेल के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जो सेल साइकिल है इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि सेल साइकिल के अंदर आपको तीन स्टेज देखने को मिलती है, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीज़न। ठीक है, अब सेल साइकिल को हम दो पार्ट में बांटते हैं यहाँ पे, इंटरफेज और माइटोसिस फेज। देखिए इंटरफेज क्या है, इसको अच्छे से समझिए पहले। इंटरफेज कहते हैं कि इट इज़ द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव माइटोसिस फेज। दो माइटोसिस फेज के बीच के गैप को क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। ये क्या है अब आगे और इसको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दो माइटोसिस फेज के बीच के गैप को इंटरफेज कहते हैं। और इन दिस फेज सेल डिवाइड, ग्रो एंड रेप्लिकेट इट्स डीएनए। इसके अंदर क्या है, सेल डिवाइड होता है, ग्रो करता है और अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। यानी यहाँ पे क्या है, इसके अंदर एक्चुअल सेल का डिवीज़न नहीं होता, बल्कि सेल के डिवीज़न से पहले जितना भी काम होता है उसकी सारी प्रिपरेशन इंटरफेज के अंदर हो जाती है। फिर उसके बाद आता है माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज के अंदर क्या है फ्रेंड्स, इन दिस फेज एक्चुअल सेल डिवीज़न अकर। इस फेज के अंदर अब आपको सेल डिवीज़न होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। इसके अंदर डीएनए डबल हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा। सेल का नंबर, डीएनए का नंबर तो बढ़ जाएगा, लेकिन एक सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीज़न। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक आपके सामने डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये जो छोटा सा है यहाँ से यहाँ तक, ये माइटोसिस फेज को दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ से लेकर टोटल जितना भी पार्ट है ये शो कर रहा है इंटरफेज को, यानी दो माइटोसिस फेज के बीच में जो गैप आ रहा है ये वाला, इसे कहते हैं इंटरफेज। ठीक है, अब देखिए इंटरफेज के अंदर भी फ्रेंड्स आपको तीन पार्ट देखने को मिलता है। कौन सा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, इन सबको मिलाकर फाइनली आपको एक सेल साइकिल तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए इंटरफेज के अंदर क्या है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, इन तीनों को मिलाकर आपका इंटरफेज तैयार होता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंटरफेज जो है इसे रेस्टिंग फेज भी कहते हैं और इनएक्टिव फेज भी कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस फेज के अंदर सेल का डिवीज़न नहीं होता, बल्कि सेल के डिवीज़न से पहले जितनी भी प्रिपरेशन होती है वो सारा कुछ इंटरफेज के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये आपके वैसे एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आगे जो नीट वगैरह जो हायर लेवल में आपको आ सकता है। देखिए
इसके अंदर क्या है कि जो सेल इंटरफेज के अंदर G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, इनमें से किसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम का कंजम्पशन होता है, ध्यान रखना है। देखिए एक सेल को डिवाइड होने में मान लीजिए 20 घंटे का टाइम लग रहा है, तो 20 घंटे में टोटल जो है इंटरफेज के अंदर 95% टाइम कंज्यूम होता है। 20 घंटे का मतलब होता है फ्रेंड्स 95% अगर हम लेते हैं 20 घंटे का, तो इसका मतलब 19 घंटे टाइम इंटरफेज के अंदर कवर अप होगा, और बाकी 5% टाइम, 5% यानी कि 20 घंटे का 5% मान सकते हैं आप, 1 घंटा आपके माइटोसिस फेज में। यानी इसका मतलब सीधा सा कहने का है कि जो टोटल सेल साइकिल के अंदर इंटरफेज जो है फ्रेंड्स आपका 95% टाइम कंज्यूम करता है, और माइटोसिस फेज केवल 5% टाइम ही कंज्यूम करता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे पॉइंट है कुछ, इसको ध्यान रखना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, सेल डिवीज़न क्या वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीज़न का जो टाइम है, किस ऑर्गेनिज्म में कितना टाइम लगता है सेल डिवीज़न होने में, सबका अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि जो ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये डिवाइड करते हैं हर 24 घंटे में। ठीक है, इसके साथ साथ यीस्ट सेल की बात करें जो कि सिंगल सेल होते हैं, यीस्ट सेल जो 90 मिनट्स में ही डिवाइड कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना फ़र्क है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस है टाइम अलग अलग होता है समय पे। देखिए अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीज़न, कि सेल डिवीज़न होने की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए इसमें क्या महत्व है इसके, तो इट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब सेल डिवाइड ही नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी, इसीलिए जब सेल डिवाइड होता है तो इसके ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो पहली बात तो यह है कि ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने में हेल्प करती है। दूसरी बात, इट हेल्प इन रिपेयर डेड एंड डैमेज सेल। इसमें देखिए जो डैमेज सेल होगा उसको रिपेयर करने का काम करेगा, और जो सेल डेड हो जाएगा उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, दूसरे सेल आ जाएगा। ठीक है, इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है सेल डिवीज़न। ठीक है, इट हेल्प्स टू मेंटेन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हेल्प मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इंटरफेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। अभी आपको पीछे मैंने बताया था कि इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं, क्योंकि इन दिस फेज सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, केवल सेल प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। एक्चुअली में ये डिवाइड नहीं होता, बल्कि डिवाइड किस में होगा, माइटोसिस के अंदर होगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरफेज जो है, अब यहाँ पे आपको इंटरफेज के 3 पार्ट होते हैं। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि G1 फेज जिसे गैप 1 फेज बोलते हैं या ग्रोथ 1 फेज भी बोलते हैं, दूसरा S फेज जिसे सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, और तीसरा आता है G2 फेज जिसे गैप 2 फेज या ग्रोथ 2 फेज भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए समझते हैं कि G1 फेज क्या होता है। इट इज़ द फेज बिटवीन माइटोसिस एंड DNA रेप्लिकेशन। सिंपल, समझ में आया। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। G1 फेज देखिए यहाँ पे क्या है, ये माइटोसिस फेज है, ये S फेज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये माइटोसिस फेज है और ये S फेज है, और S फेज के अंदर यहाँ पे क्या है, DNA का रेप्लिकेशन होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो G1 फेज है माइटोसिस फेज और S फेज के बीच का गैप है, जिसे हम G1 फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। इन दिस फेज सेल प्रिपेयर ऑल एसेंशियल मटेरियल फॉर ग्रोथ। देखिए इसके अंदर क्या है, जितने भी सेल हैं वो जितने भी एसेंशियल मटेरियल है उसको प्रिपेयर कर लेता है ग्रोथ करने के लिए। ठीक, उसके बाद देखिए ऑल्सो कॉल्ड प्री सिंथेटिक फेज, इसे हम प्री सिंथेटिक फेज के नाम से भी जानते हैं। आपको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्री सिंथेटिक फेज, तो इनमें से कौन सा फेज जो प्री सिंथेटिक फेज के नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि G1 फेज को प्री सिंथेटिक फेज कहते हैं, क्योंकि ये सिंथेसिस का काम कहाँ पर हो रहा है। देखिए इसके अंदर सिंथेसिस का काम यहाँ पर होता है, DNA का अमाउंट यहाँ बढ़ रहा है S फेज में, जिसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। इससे पीछे वाला फेज इसलिए तो प्री सिंथेटिक फेज के नाम से जाना जाता है इसे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब आता है S फेज। S फेज क्या है, इसे सिंथेटिक फेज कहते हैं। इन दिस फेज अमाउंट ऑफ DNA डबल। अब आपको ध्यान रखना है कि S फेज के अंदर अमाउंट ऑफ DNA डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है फ्रेंड्स G2 फेज। G2 फेज क्या है, इन दिस फेज राइबोसोम एंड प्रोटीन सिंथेसिस अगर। मेन आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि G2 फेज के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे राइबोसोम, एंजाइम, ATP, RNA, DNA इन सब को सिंथेसिस होना है। इन सब के सिंथेसिस के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि G2 फेज के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। चलिए आगे देखिए, ये जो डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है इसमें क्या है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, जैसे देखिए पीछे मैंने आपको बताया था कुछ कि सबसे बड़ा फिर G1, फिर S, फिर G2, फिर M। ये कैसे है इसको समझ लीजिए एक बार।
देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो G1 फेज होता है ये टोटल कितना टाइम कंज्यूम करता है, 30 to 40% टाइम, और S फेज 25 to 50% टाइम, और फिर उसके बाद G2 फेज 10 to 20% टाइम, और M फेज केवल 5 to 10% टाइम कवर अप करता है। अब इसमें देखिए इस डायग्राम से भी आप पूरे G1, S और G2 फेज को अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए G1 फेज क्या होता है, इसमें DNA रेप्लिकेशन नहीं होता, नो DNA रेप्लिकेशन, इसमें केवल प्रिपरेशन चलती है, सेल ऑर्गेनल्स को प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा एस फेज, इसमें DNA डबल हो जाता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ते, दोबारा ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए G2 फेज है, G2 फेज में क्या है, मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस होने का, तो G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसके बाद एक फेज और आता है जिसे हम G0 फेज के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा G0 फेज। अब G0 फेज एक्चुअल में है क्या, जिसे G0 फेज के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए G0 फेज कहते हैं, इसे क्विसेंट फेज भी कहा जाता है। द सेल दैट डो नॉट डिवाइड एग्जिट G1 फेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल डिवाइड कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन अब G1 फेज के अंदर जो सेल डिवाइड नहीं हो रहे, मान लीजिए उसको या तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला होगा या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो जब डिवाइड नहीं हो पाता, तो डिवाइड नहीं होने की वजह से वो क्या होते हैं, वो G1 फेज से बाहर आ जाते हैं और एक स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसे क्वोशेंट स्टेज के नाम से जानते हैं, और इसे G0 फेज भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें एक नंबर में डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, डिफाइन G0 फेज। अब पढ़ने की बारी है माइटोसिस फेज। देखिए फ्रेंड्स माइटोसिस फेज क्या है इसको समझिए। अभी हमने इंटरफेज पढ़ा, इंटरफेज में तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रिपरेशन वाला फेज था, केवल प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन अब माइटोसिस के अंदर मेन काम आता है अब जो सेल के डिवीज़न का मेन नंबर आता है। इन दिस फेज सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। अब देखिए क्या है, यहाँ पे सेल डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है, दैट इज जेनेटिकली सिमिलर टू इटसेल्फ। दोनों जो सेल बनेंगे वो बिल्कुल आपस में एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। इसके 4 फेज होते हैं। माइटोसिस फेज के कितने फेज, 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रोफेज को। आज की इस वीडियो के अंदर फिलहाल फ्रेंड्स हम प्रोफेज को पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद प्रोफेज के जो पार्ट्स हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम प्रोफेज को कवर अप कर लेते हैं। पहले देखिए प्रोफेज को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अब देखिए हमने क्या किया, पहले G1 फेज में गए, G1 के बाद S फेज में गए, S के बाद G2 फेज में गए, G2 फेज के बाद फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए माइटोसिस के अंदर। और माइटोसिस के अंदर अब क्या होना है कि यहाँ पे एक्चुअल सेल का डिवीज़न होना है। इससे पहले सारा प्रिपरेशन तैयार है, ठीक, सब कुछ हो चुका है। सब कुछ क्या क्या हुआ देखिए फ्रेंड्स, अर्ली प्रोफेज के अंदर देखिए सेंट्रियोल डिवाइड हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो सेंट्रियोल कंप्लीटली, ये है सेंट्रियोल, ये डिवाइड होने लग रहा है इसमें। क्रोमोसोम रेप्लिकेट, क्योंकि सारा कुछ तैयार है फ्रेंड्स, अब क्रोमोसोम जो इसके अंदर है ये रेप्लिकेट अपने नंबर को बढ़ाना शुरू कर दिया है, बहुत तेज़ी से नंबर को बढ़ा रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि अर्ली प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर कंटिन्यू बढ़ते हैं, लेकिन इसके ये जो हमें उसके अंदर दिखाई नहीं देते, ठीक है, ये ध्यान रखना है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस आर विजिबल क्लियरली। इसके अंदर क्रोमोसोम तो दिखाई नहीं देते, लेकिन न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस ये दोनों, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियोलस दोनों क्लियरली दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा फ्रेंड्स अर्ली प्रोफेज की बात। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आपको ध्यान रखना है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है अर्ली प्रोफेज के अंदर, जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर सबसे जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसे कहा जाता है क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा बोलते हैं, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की। और जो क्रोमोनीमा बहुत ही पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। और क्रोमोनीमा जब कंटिन्यू ग्रो करती है तो उससे क्या फ्रेंड्स, क्रोमैटिन, एक थिक धागे जैसी स्ट्रक्चर क्रोमैटिन फाइबर बनेगी, क्रोमैटिन थ्रेड बनेगी। और क्रोमैटिन जब कंडेंस होती है फ्रेंड्स, कंडेंस होने के बाद एक शॉर्ट और थिक, छोटा और थोड़ा मोटा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अब यहाँ पे ये तो अर्ली प्रोफेज के अंदर आपको ये सब चीज़ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं लेट प्रोफेज। देखिए फ्रेंड्स अर्ली प्रोफेज के बाद लेट प्रोफेज में आते हैं। इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल, यहाँ पे जो सेंट्रियोल क्या हुआ था, केवल डिवाइड हुआ था। अब यहाँ पे सेंट्रियोल स्टार्ट टू मूव एट अपोजिट पोल। अब ये डिवाइड होने के बाद फ्रेंड्स ये जो सेंट्रियोल है दोनों पोल पे पहुँचना शुरू हो जाता है। देखिए एक इस पोल पे अपोजिट पोल, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ पहुँचना शुरू हो जाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, क्रोमोसोम कंडेंस एंड क्लियरली विजिबल। पीछे हमने अर्ली प्रोफेज में देखा था कि क्रोमोसोम कंटिन्यू ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन वो
हमें दिख नहीं रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, क्रोमोसोम जो है यहाँ पे कंडेंस होता है और हमें दिखाई देने लग जाता है क्लियरली। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, ये हट जाता है, गायब हो जाता है। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें क्या है, ये गायब हो जाते हैं। और गायब होने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्रोमोसोम देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये क्रोमोसोम आपको दिखाई देना शुरू हो रहा है। और ये क्रोमोसोम थ्रेड जो है आपस में कुछ एक सेंट्रोमियर से आकर जुड़ जाते हैं, और दोनों साइड में आपने देख रहे होंगे, ये जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं इसको। दो सिस्टर क्रोमेटिड जो है आपस में किससे कनेक्ट होते हैं, ये सेंट्रोमियर से होते हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। और सेंट्रोमियर के बाहर में जो पैच लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटा सा ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं काइनेटोकोर, जो कि प्रोटीन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियोलस है, ये दोनों क्या है, गायब हो जाते हैं। और फिर सेंट्रियोल के बाद यहाँ पे जो बाहर की तरफ दिख रहा है, ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण होना शुरू हो जाता है, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जब ये स्पिंडल फाइबर बन जाता है फ्रेंड्स, फाइनली क्या है, ये स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से ये क्रोमोसोम को, सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। बाकी की बात है फ्रेंड्स अगली वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।